राम राम मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपका अपना बायोलॉजी टीचर और आज से हम और आप मिलकर एक ऐसा सफ़र शुरू करने जा रहे हैं जो आपके डॉक्टर बनने के सपने को हकीकत में बदलेगा। हम एनसीईआरटी बायोलॉजी की हर एक लाइन को बिल्कुल आसान देहाती भाषा में समझेंगे ताकि कोई भी मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी आपको एकदम हलवा लगने लगे। देखिए, मेरा एक ही सपना है कि मेरे गांव का, मेरे देश का हर वो बच्चा जिसे पैसों की तंगी की वजह से बड़ी बड़ी कोचिंग नहीं मिल पाती, वो भी सीना ठोक कर कह सके कि हाँ, मैं डॉक्टर बनूंगा। ये सिर्फ एक क्लास नहीं है बेटा, ये हमारा और आपका एक साथ देखा गया सपना है और हम इसे पूरा करके ही रहेंगे। तो चलिए अपने इस मिशन की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का पहला अध्याय, जीव जगत। बच्चों, एक बात गांठ बांध लीजिए, ये अध्याय पूरे बायोलॉजी की जड़ है। जैसे एक मजबूत पेड़ के लिए जड़ मजबूत होनी चाहिए, ठीक वैसे ही डॉक्टर बनने के लिए इस चैप्टर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम आज 3 खास बातें सीखेंगे। आखिर ये जीवन है क्या, हमारे चारों तरफ कितने तरह के जीव जंतु हैं और वैज्ञानिक उन्हें कैसे पहचानते और नाम देते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये जीव जगत क्या भला है? अरे भाई, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। सुबह उठकर जो मुर्गे की आवाज़ सुनते हो, खेत में जो फसल लहलहाती देखते हो, बारिश में जो केंचुए निकलते हैं और जो हम और तुम हैं, इन सबको मिला दो तो बस यही तो है जीव जगत। मतलब हर वो चीज़ जिसमें जान है, ये उसकी दुनिया है। अब ज़रा इस नंबर को गौर से देखिए, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। वैज्ञानिकों ने अब तक लगभग 17 से 18 लाख यानी 1.7 से 1.8 मिलियन अलग अलग तरह के जीव जंतुओं को खोज निकाला है। अपनी कॉपी में इस पर एक बड़ा सा सितारा बना लो। नीट वाले इस नंबर को पूछना बहुत पसंद करते हैं। सीधा सीधा सवाल आता है, याद रखना 1.7 से 1.8 मिलियन। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ये 1.7 मिलियन तो वो हैं जिन्हें हम जानते हैं। वैज्ञानिकों का तो मानना है कि इस धरती पर अभी भी करोड़ों ऐसे जीव हैं जिन्हें हमने कभी देखा तक नहीं। ज़रा सोचो, जंगल के किसी कोने में या समंदर की गहराई में कितने ही अजूबे छुपे होंगे, है ना कमाल की बात। अच्छा, अब एक मज़ेदार सवाल पूछता हूँ। मान लो आपके सामने एक पत्थर पड़ा है और एक कछुआ। आप तुरंत बता दोगे कि कछुआ जिंदा है और पत्थर नहीं। पर कैसे? क्या देखकर आपने ये फैसला किया? चलिए आज यही सीखते हैं कि एनसीईआरटी के हिसाब से जिंदा होने के क्या क्या खास लक्षण होते हैं। देखिए, एनसीईआरटी हमें ये 5 मुख्य लक्षण बताता है। पहला है वृद्धि यानी बढ़ना, दूसरा प्रजनन यानी अपने जैसे बच्चे पैदा करना, तीसरा उपापचय यानी शरीर के अंदर चलने वाली मशीनरी, चौथा कोशिकीय संगठन मतलब शरीर का कोशिकाओं से बना होना, और पांचवा चेतना यानी आसपास की चीज़ों को महसूस करना। चलिए अब एक एक करके सबको समझते हैं। पहला लक्षण है वृद्धि। अरे हम सब बढ़ते हैं, आप भी तो छोटे से इतने बड़े हो गए। खेत में बीज डालते हैं तो वो पौधा बन जाता है। लेकिन ज़रा सोचिए, जब पहाड़ पर बर्फ़ जमती है तो वो भी तो आकार में बढ़ता है। तो क्या पहाड़ जिंदा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए वृद्धि जिंदा होने का एक लक्षण तो है, पर पक्का वाला सबूत नहीं है। ये नीट का फंसाने वाला सवाल है, इसे याद रखिएगा। दूसरा लक्षण है प्रजनन। हर जीव चाहता है कि उसका वंश आगे बढ़े। इंसानों के बच्चे होते हैं, आम के पेड़ से गुठली होकर नया पेड़ बनता है। लेकिन यहाँ भी एक पेंच है। आपने खच्चर देखा है? वो घोड़े और गधे से मिलकर बनता है। जिंदा तो है पर बच्चे पैदा नहीं कर सकता। और जो शहद की मक्खियों में मजदूर मक्खियाँ होती हैं, वो भी बच्चे पैदा नहीं करती। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रजनन भी जिंदा होने का 100% पक्का सबूत नहीं माना जा सकता। अब आते हैं उस गुण पर जो नीट का सबसे पसंदीदा सवाल है, उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। ये भारी भरकम शब्द सुनकर डरना मत। इसका सीधा सा मतलब है हमारे शरीर के अंदर 24 घंटे चलने वाली फैक्ट्री। जो हम खाना खाते हैं वो पचता है, उससे ताकत बनती है, हम सांस लेते हैं। ये सब काम जो शरीर के अंदर लगातार चल रहा है, उसी को उपापचय कहते हैं। और ये एक ऐसा काम है जो किसी पत्थर या पहाड़ में नहीं हो सकता। इसीलिए इस पर 3 सितारे लगा लीजिए। उपापचय ही जीवन का निर्णायक यानी डिफाइनिंग गुण है। बाकी के 2 गुण भी जल्दी से समझ लेते हैं। पहला है कोशिकीय संगठन, मतलब हर जिंदा चीज कोशिकाओं यानी सेल से बनी है, जैसे हमारी दीवार ईंटों से बनती है। दूसरा है चेतना, जैसे आपको कोई सुई चुभाए तो दर्द होता है,
या तेज धूप में आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। इसी को चेतना कहते हैं, अपने आसपास के माहौल को महसूस करना। ये जीवन का सबसे साफ साफ दिखने वाला लक्षण है। चलिए अब आपकी एक छोटी सी परीक्षा। मान लीजिए आप नीट का पेपर दे रहे हैं और ये सवाल आ गया, जीवन का निर्णायक गुण कौन सा है? ऑप्शन है वृद्धि, प्रजनन, उपापचय या चेतना। सोचिए सोचिए। शाबाश, जैसा मैंने बताया था, सही जवाब है सी, उपापचय। क्यों? क्योंकि यही वो गुण है जिसका कोई भी अपवाद नहीं है। तो अब हम ये तो समझ गए कि जिंदा चीज क्या होती है, लेकिन हमने ये भी जाना कि दुनिया में लाखों तरह की जिंदा चीजें हैं। कोई रेंगता है, कोई उड़ता है, कोई तैरता है। अब इतने सारे जीवों को एक साथ कैसे पढ़ें, कैसे समझें? इसके लिए हमें एक सिस्टम, एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला टॉपिक, जैव विविधता और वर्गीकरण। जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी, इसका सीधा सा मतलब है हमारे चारों ओर मौजूद जीव जंतुओं की वैरायटी। जैसे एक बाजार में तरह तरह की सब्जियां होती हैं, ठीक वैसे ही हमारी धरती पर तरह तरह के जीव हैं। और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा देश भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहां सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। यह भी परीक्षा के लिए एक जरूरी पॉइंट है। जरा इस स्लाइड को देखिए। ये बताती है कि हमारे भारत में प्रकृति की कितनी दौलत है। लगभग 45,000 तरह के तो सिर्फ पेड़ पौधे हैं, और जानवरों की प्रजातियां तो पौधों से भी दोगुनी हैं, करीब 90,000। इन आंकड़ों को हल्के में मत लीजिएगा। नीट में कभी कभी सीधे ऐसे ही सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब सोचिए, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें लाखों किताबें हैं, पर किसी पर कोई नाम या नंबर नहीं लिखा। क्या आप अपनी पसंद की किताब ढूंढ पाएंगे? नहीं। बस इसी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए विज्ञान में एक विषय है वर्गीकी या टैक्सोनॉमी। इसका काम क्या है? हर जीव को पहचानना, उसका एक पक्का नाम रखना और उसे सही समूह में रखना, ताकि हम आसानी से उसके बारे में पढ़ सकें। तो चलिए देखते हैं कि ये नाम रखने का काम आखिर होता कैसे है। ऐसा नहीं है कि किसी का जो मन में आया वो नाम रख दिया, नहीं। इसके लिए एक पक्का सिस्टम है, और इस सिस्टम को बनाने का श्रेय जाता है एक महान वैज्ञानिक कार्ल लिनियस को। इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। उन्होंने ही द्विपद नामकरण की विधि दी थी। अब अपनी आंखें और कान दोनों खोल लीजिए, क्योंकि यह इस चैप्टर का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, जहां से नीट में सवाल पक्का आता ही आता है। इस स्लाइड को देखिए। हर जीव के वैज्ञानिक नाम में दो हिस्से होते हैं। जैसे हम इंसानों का नाम है होमो सेपियंस। यहाँ पहला शब्द होमो उसका वंश है और दूसरा सेपियंस उसकी जाति। अब नियम ध्यान से सुनिए। वंश का पहला अक्षर हमेशा बड़ा कैपिटल होगा और जाति के सारे अक्षर छोटे होंगे। और जब भी हम इसे कॉपी में लिखेंगे तो या तो तिरछा इटैलिक्स लिखेंगे या फिर दोनों शब्दों के नीचे अलग अलग लाइन खींचेंगे। ये नियम बिल्कुल मत भूलना। नाम रखने के बाद जीवों को उनके ग्रुप में रखा जाता है। ये बिल्कुल हमारे घर के पति जैसा है। जैसे सबसे छोटा हुआ हमारा मकान नंबर, वो हो गई जाति यानी स्पीशीज। कई मकान मिलकर एक गली बनाते हैं, वो हो गया वंश यानी जीनस। कई गलियां मिलकर एक मोहल्ला बनाती हैं, वो हो गया कुल यानी फैमिली। और ऐसे ही करते करते हम सबसे बड़े समूह यानी जगत, किंगडम तक पहुंचते हैं, जो हमारे देश जैसा हो गया। इसे वर्गीकरण पदानुक्रम कहते हैं। अच्छा, अब एक और सवाल उठता है, ये वैज्ञानिक लोग जब जंगल में जाकर किसी नए जीव को देखते हैं तो पहचानते कैसे हैं? उनके पास कौन कौन से औजार या तरीके होते हैं जिनसे वो ये सब वर्गीकरण का काम करते हैं? इन्हीं तरीकों और औजारों को हम कहते हैं वर्गीकी के सहायक साधन। ये कुछ मुख्य साधन हैं, ध्यान से सुनिए। हर्बेरियम में क्या करते हैं? पौधों को सुखाकर, दबाकर एक कागज पर चिपका देते हैं। बोटानिकल गार्डन जैसे लखनऊ या कोलकाता में है, वहाँ जिंदा पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। म्यूजियम में मरे हुए जानवरों को शीशे के बक्सों में संभाल कर रखते हैं। और जूलॉजिकल पार्क यानी चिड़ियाघर, जहाँ हम जिंदा जानवरों को देखते हैं। इन सब जगहों पर जाकर वैज्ञानिक जीवों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। बहुत बढ़िया, हमने पूरा चैप्टर समझ लिया है। चलिए अब सिर्फ 2 मिनट में पूरे चैप्टर का मक्खन निकाल लेते हैं। मैं जो 5-6 बातें बताऊंगा वो इस चैप्टर का निचोड़ हैं और नीट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। दिमाग में इनको एकदम फिट कर लीजिएगा। ये रहे वो 5 महामंत्र, इन्हें कभी मत भूलना। पहला, जीवन का निर्णायक गुण है उपापच्य। दूसरा,
जीवन का सबसे स्पष्ट लक्षण है चेतना। तीसरा, द्विपद नामकरण किसने दिया? कार्ल लिनियस ने। चौथा, अब तक कितनी प्रजातियां खोजी गई हैं? लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन। और पांचवा, हमारा भारत देश कैसा है? एक महाजैव विविधता वाला देश। बस अगर ये 5 बातें याद हैं तो इस चैप्टर से आपका सवाल गलत नहीं होगा। और इसी के साथ हमारा पहला अध्याय हुआ समाप्त। मुझे पूरा विश्वास है कि हर एक बात आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई होगी। अगर सच में मजा आया और सब समझ में आ गया तो नीचे कमेंट में जाके जोर से लिखिए चैप्टर 1 कंप्लीट, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। अगले वीडियो में हम दूसरा और भी मजेदार अध्याय शुरू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी क्लास छूट ना जाए। याद रखना बेटा, सपना आपका है तो मेहनत भी आपकी होगी। बस रास्ता दिखाने के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूं। मिलते हैं अगली क्लास में।